ठीक है, तीन मेथड क्या क्या है गुडविल को वैल्यू करने का? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। हियर द गुडविल ऑफ द फर्म is valued on the basis of average profit of the past years multiplied by n times the number of year of purchase। अब इसको ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि कितने साल इस बिजनेस को हो चुका है काम करते हुए। एक नया पार्टनर है, यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ए और बी सपोज मिल के कोई बिजनेस कर रहा है और सी आके बोल रहा है कि भैया मैं भी तुम लोगों का पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं भी कैपिटल देने के लिए तैयार हूं और तुम लोगों का पार्टनर बनना चाहता हूं। तो ए और बी बोलेगा देखो भाई कैपिटल तो हम लोग भी दिए हैं तो तुम कैपिटल तो दोगे, इसमें कोई नया बात या एक्स्ट्रा बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग बिजनेस में उस समय पैसा डाले थे जिस समय बिजनेस को कोई जानता भी नहीं था। हम लोग अपना खून पसीना से आज इस बिजनेस को इतना बड़ा किए हैं और जब बिजनेस पॉपुलर हो गया, प्रॉफिट कमाने लगा, तब तुम आके बोलते हो मेरे को भी पार्टनर बना लो। तो हम लोग का जो इतना खून पसीना का मेहनत का क्या फल मिला हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को जो सी जो आ रहा है नया पार्टनर बनना चाहता है उसको बोलते भैया तुमको गुडविल के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों ने गुडविल के लिए पैसा नहीं दिया था पर तुमको देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बिजनेस में शुरुआत से हैं और तुम उस समय आना चाहते हो जब बिजनेस ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो ये लॉजिकल है कि नहीं है? एकदम लॉजिकल बात है ना। जो लोग आज जीरो से स्टार्ट किया उन लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए और जो नया एकदम बना बनाया बिजनेस में आना चाहता है उन लोग को थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसा लगना चाहिए। तो उन लोग से हम गुडविल का पैसा मांगना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं कि हम जब सामने वाला सी से मांगे तो कितना रुपया मांगे, एक गुडविल को वैल्यू तो करें पहले, तब तो बोलेंगे कि भाई मेरा गुडविल का इतना कीमत है तुम इतना रुपया ला के दो। तो वो वैल्यू कैसे करेंगे? तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी पिछले 3 या 4 या 5 साल का प्रॉफिट का हम एक एवरेज कर लेंगे और उस एवरेज के बेसिस पे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब क्वेश्चन आता है ये नंबर ऑफ ईयर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स का सिग्निफिकेंस ये है कि एक तरह से हम लोग अपने तरफ से प्रॉमिस कर रहे हैं। किसको प्रॉमिस कर रहे हैं? हम लोग सी को प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं? कि देखो भाई तुम्हारा एडमिशन होने के बाद जब तुम हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओगे उसके बाद कम से कम इतना साल हम लोग बिजनेस चलाएंगे। तुम लोग क्लास 11 में या 9 में कॉमर्स में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम लोग क्या जानते हैं, जिस भी दिन एक भी पार्टनर का मूड बिगड़ गया वो बोलेगा कल से दुकान बंद, तो दुकान बंद करना पड़ता है ना। पार्टनरशिप का यही सिस्टम है। तो अब मान लो आज मैं गुडविल का पैसा दे के पार्टनर बन जाऊं और 1 महीना बाद ये लोग बोलेगा अब तो दुकान बंद करते हैं, हम लोग का नहीं जम रहा है, हम लोग का आपस में पट नहीं रहा है, हम लोग बंद करते हैं। तो मेरे को तो नुकसान हो गया। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को एक तरह से प्रॉमिस करता है कि कम से कम हम लोग 3 या n नंबर ऑफ ईयर्स ये बिजनेस को चलाएंगे, तुम्हारे पार्टनर बनने के बाद भी हम लोग ये बिजनेस को इतने साल डेफिनेटली चलाएंगे। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, इससे बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो एग्जांपल में क्या दिया है, गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज। अब दो अलग अलग दुकान है, मान लो एक फर्म ए है एक फर्म बी है। फर्म ए का रिकॉर्ड क्या बता रहा है, 2012 में 10,000 रुपया कमाया था, 2013 में 8,000 का प्रॉफिट हुआ, 2014 में 12,000 का प्रॉफिट। तो इसका देखो प्रॉफिट का जो सिस्टम है, 10,000 से घट गया 8,000 हो गया, फिर बढ़ गया 12,000 हो गया। यानी कोई एक सिस्टमैटिक ढंग से ये बिजनेस नहीं चल रहा है। ये क्या है, साइक्लिकल बिजनेस है, कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कभी प्रॉफिट घट जाता है। यानी ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेबल बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट का ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। कीवर्ड क्या है, प्रॉफिट का कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इसमें सिंपल एवरेज लगाएंगे, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 3 किए, तो एवरेज किए जब तीनों का तो 10,000 आया, इंटू 4 ईयर परचेज बोला था, इंटू 4 कर दिए, तो मेरा बिजनेस का गुडविल कितना हो गया, 40,000 रुपया हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो खाली थम्स अप कर देना, तो मेरे को इंडिकेशन मिल जाएगा कि एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो फिंगर हाथ हाथ रेस कर देना। ठीक है, बोलो जतिन। जतिन अपने आप को अनम्यूट कर ले, हाँ बोल। सर ये फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है। फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट
का बात नहीं है, यहाँ कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, यानी प्रॉफिट कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, देयर इज नो ट्रेंड, ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जो ओ प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे होते जा रहा है। ओ ठीक है इंपॉर्टेंट सर। नोट करने का है कि कोई हाँ ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ म्यूट कर लो। तो एवरेज आया 10,000 इंटू 4 कर दिए 40,000। अब दूसरे तरफ फर्म बी देखो, 2012 में कमाया 8,000, 2013 में कमाया 9,000, 2014 में कमाया 13,000। यानी ये क्या हो रहा है, हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कितना रुपया से बढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि इसका प्रॉफिट जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो जब भी कोई कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग वेटेड एवरेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या होगा, 2012 को जो फ्रीक्वेंसी है 1 देंगे, 13 को 2 देंगे और 14 को 3 देंगे। तो 8,000 इंटू 1, 9,000 इंटू 2, 13,000 इंटू 3, 8,000, 9,000 इंटू 2 18,000, 13,000 इंटू 3 39,000, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका फ्रीक्वेंसी 1 था, इसका फ्रीक्वेंसी 2 था, इसका फ्रीक्वेंसी 3 था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 किए तो 6 आया। एवरेज किए तो 10,833 रुपया कुछ आया। उसको 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए 43,000 कुछ आया। यानी जो हम लोग मीन में हम लोग वेटेड मीन नहीं करते हैं क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, वही वाला फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, 1, 2 और 3 लेते हैं, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ कर दिए, तो हम लोग का यहाँ पर गुडविल आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज क्लियर। क्लियर है तो थम्स अप कर दो सब कोई। ठीक है जतिन, क्लियर, ओके। इसमें ध्यान क्या रखना है, खाली ट्रेंड को हमेशा ध्यान देना। अगर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वेटेड एवरेज लगेगा, अगर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है तो सिंपल एवरेज लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखो क्या है, here the goodwill is valued at n number of year of purchase on the basis of super profit। अब क्वेश्चन आता है ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट होता है कि मेरा ब्रांड का वैल्यू कितना है जिसके वजह से बाकी कॉम्पिटिटर से मैं ज्यादा कमा पा रहा हूँ। सपोज मेरा भी पुचका का दुकान है और सामने वाला का भी पुचका का दुकान है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सामने वाला बेच रहा है 10 रुपया का 5 पुचका और मैं बेच रहा हूँ 10 रुपया का 3 पुचका, तो भी लोग मेरे यहाँ लाइन लगा के खा रहे हैं, उसके यहाँ नहीं जा रहे। जिसमें मैं महंगा बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपया का सिर्फ 3 पुचका दे रहा हूँ और सामने वाला 10 रुपया का 5 पुचका दे रहा है, फिर भी लाइन मेरे यहाँ लगा हुआ। यानी डेफिनेटली मेरा कुछ गुडविल है, मेरा कुछ रेप्यूटेशन है कि लोग ज्यादा पैसा दे, दे के भी मेरे से खरीदने के लिए तैयार है, राइट। तो उसी के वजह से वो जो सुपर प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं उस बेसिस पे हम यहाँ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है सर ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। अब इसको अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझे, पुचका वाला एग्जांपल एक बार छोड़ दो, वो थ्योरेटिकल था। अब हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। सपोज मैंने भी दुकान में 1 लाख रुपया का कैपिटल एम्प्लॉय किया है, ठीक है। वो 1 लाख रुपया को अगर मैं चाहता तो बैंक में भी रख सकता था, एम आई राइट। बैंक में सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो अगर मैं 1 लाख रुपया बैंक में रखता तो मेरे को 1 साल के बाद बैंक वाला कितना ब्याज देता, 10,000 रुपया ब्याज देता, ठीक है। पर वो 1 लाख रुपया को जब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मेरे को मिला रिटर्न में 15,000 रुपया, ठीक है। तो मेरे को एक्स्ट्रा कमाई कितना हुआ बिजनेस में लगाने की वजह से, 5,000 रुपया का एक्स्ट्रा कमाई हुआ। अगर मैं बैंक में रखता तो ब्याज कितना मिलता, 10,000, पर क्योंकि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मेरे को रिटर्न कितना मिला, 15,000। तो मेरे को एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपया कमाई हुआ ना, वो एक्स्ट्रा 5,000 रुपया को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, क्लियर है, ओके।
अब क्वेश्चन आता है कि ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में 10% लिया था, डिवाइड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने तुम लोग को बहुत आसान एग्जांपल में ये बता दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख रुपीस, पर एग्जाम में जब ये सम आएगा तो हो सकता है इतना आसान ना हो। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम लोग ये कैलकुलेट करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। अभी एक एग्जांपल करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए लिमिटेड यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज। प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हैं 40,000 का है, बिल्डिंग 60,000 का है, कैश 30,000 का है, स्टॉक 70,000 का है, क्रेडिटर 40,000 का है, बिल्स पेबल 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 30,000। तो सबसे पहला काम है मेरे को कैलकुलेट करना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्लास 11 को थोड़ा सा रिवाइज करो, अपने को पता होना चाहिए फिक्स्ड असेट में क्या क्या आता है, करंट असेट में क्या क्या आता है। तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट, बिल्डिंग फिक्स्ड असेट, कैश करंट असेट, स्टॉक करंट असेट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हो गया करंट लायबिलिटी। तो शुरू का 4 चीज प्लस कर देंगे, 40,000, 60,000, 30,000 एंड 70,000, और माइनस क्या क्या करेंगे करंट लायबिलिटी में जो जो है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल माइनस करके। तो इससे आ गया मेरा 1.5 लाख रुपया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिर मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यानी बैंक में अगर मैं रखता तो मेरे को कितना रिटर्न मिलता, 10%। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता, यानी बैंक से ब्याज कितना मिलता, 10% ऑफ 1,50,000 दैट इज 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज। पर मैंने कितना कमाया, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपीज। तो मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया 30,000 माइनस 15,000 दैट इज 15,000 रुपीज इज माई सुपर प्रॉफिट। और गुडविल क्या बोल रहा है, कितना ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, यानी 15,000 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया 60,000। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन किसी में? एक बार आराम से गो थ्रू कर लो, और कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज करके बताना। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके? साक्षी ओके? जतिन ओके? ओके, so let's move to the next topic, that is capitalization method. तो हम लोग अभी क्या क्या कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिए और सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिए। अब हम लोग आ रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड एज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन आता है सर ये वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द फर्म ये होता है कि मार्केट में जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली तुम्हारे बिजनेस को अगर आज बेचने जाएं तो उस बिजनेस का वैल्यू क्या निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। और उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अगर पुराना वाला एग्जांपल ले तो अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 30,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। यानी मेरा बिजनेस जो है वो 30,000 रुपया कमा रहा है, और बैंक में मिलने वाला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। यानी सिंपल सा भाषा में अगर इसको बोले तो ये बोलना चाहता है कि अगर बैंक से आपको 30,000 रुपीज कमाना है तो आपको बैंक में कितना रुपया डालना पड़ता, तो उसका हो जाएगा तुम्हारा 30,000 डिवाइड बाई 10%, यानी 3 लाख रुपया अगर मैं बैंक में रखता तब जाके बैंक से मेरे को 30,000 रुपया का प्रॉफिट मिलता। 10% का रेट है बैंक का, तो अगर 30,000 रुपया इंटरेस्ट कमाना है तो मेरे को कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता बैंक में, 3 लाख रुपया। पर यहाँ पर बिजनेस में उतना ही कमाई
मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कमा पा रहा हूं। तो जो चीज बैंक मेरे को 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे देगा, वही चीज मेरा बिजनेस मेरे को 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे उतना ही कमाई दे रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो मेरे पास 1.5 लाख रुपया का बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, दैट इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी मेरा फर्म का वैल्यू कितना है? 3 लाख रुपया, पर मैंने फर्म बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ 1.5 लाख रुपया। तो आज अगर मैं 1.5 लाख कहीं इन्वेस्ट करूं और उसका वो बाजार में बेचने जाऊं तो मेरे को 3 लाख रुपया मिले, तो कोई भी पर्सन मेरे को 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देगा क्यों? किस बात का वो मेरे को 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देगा? ऑब्वियसली मेरा कोई रेप्यूटेशन है, मेरा कोई गुडविल है, इसी बात का सामने वाला मेरे को 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। नहीं तो कोई भी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ये वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? मेरा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ पर हम लोग जो एग्जांपल लिए ना, उसमें मैंने एक्चुअल प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपीज। हो सकता है एग्जाम में या बुक में जब हम लोग सम करें तो ये प्रॉफिट अर्न भी बोले लास्ट 3 साल का एवरेज करो। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये एवरेज क्यों करने बोल दिया। कोई बात नहीं, वो लोग बोल रहे हैं अगर 3 साल का एवरेज करने, इसमें हम लोग वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, सिंपल एवरेज करेंगे। ट्रेंड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल एवरेज करके हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जैसे 30,000 को हम लोग यहाँ ये सुपर प्रॉफिट में या कैपिटलाइजेशन में यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही उस एवरेज प्रॉफिट को करेंगे। इसलिए देखो मैं बार बार नोट में क्या लिख रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कभी एक्चुअल भी दे सकता है, जैसे इस समय मैंने दे दिया 1 साल का प्रॉफिट, और कभी कभी वो लोग बोलेगा लास्ट 3 साल या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर 30,000 के जैसे उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, खाली एक स्टेप मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ये तीनों मेथड एब्सोल्युटली क्लियर सबका? किसी को कोई डाउट इस तीनों मेथड में? डन? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कैलकुलेशन हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं अपने को, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये 3 चैप्टर में ये सारे कैलकुलेशंस का जरूरत पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन का कंसेप्ट क्लियर होना इज मस्ट। अगर ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत तकलीफ होना है आपको। तो एकदम धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, पर अच्छा से इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है ये सब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, कि ए और बी, देखो केस 1 क्या है, इसमें 5 तरह के केसेस आते हैं। दिस इज 5 केस 1। ए और बी जो बिजनेस कर रहा है, अभी वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और उन लोग का रेशियो क्या है? 3:2। सी आता है, वो लोग को बोलता है मेरे को भी अपना पार्टनर बना लो और मैं 1/6 शेयर लेना चाहता हूँ इस फर्म में। यानी वो क्या चाहता है? वो बिजनेस में 1/6 का हिस्सेदारी लेना चाहता है। तो हम लोग को अब करना क्या है? कैलकुलेट द न्यू रेशियो अमंग ए, बी एंड सी एंड ऑल्सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी मैं समझाता हूँ कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि ये अपने बिजनेस का पूरा एक हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इस हिस्सेदारी में क्या हो रहा है कि ए और बी अभी 3:2 का रेशियो में काम कर रहा है, पर अब सी आके बोल रहा है देखो मेरे को पहले 1/6 शेयर दे दो। मैं चाहता हूं कि मेरे को पहले 1/6 शेयर मिल जाए, बाकी जो बचा ये पोर्शन ये आप लोग आपस में बांट लो। तो हम लोग को अब निकालना है सी को कितना मिला, ए और बी को कितना मिला, ये अपने को निकालना है। यानी A:B:C निकालना। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि टोटल 30 चॉकलेट्स था। कितना चॉकलेट्स था? 30 चॉकलेट्स। पहले इस चॉकलेट को कौन कैसे बांट रहा था? 3:2 के रेशियो में। मतलब ए को मिल रहा था 18 चॉकलेट, बी को मिल रहा था 12 चॉकलेट। अब हुआ क्या, यही 30 चॉकलेट्स है, सी बोला पहले मेरे को 1/6 दे दो। तो 1/6 यानी 5 चॉकलेट हम लोग पहले सी को दे देंगे। अब जो बचा रिमेनिंग 25 चॉकलेट वो ए और बी आपस में बांट लो। किस रेशियो में? 3:2 में। तो अब इस 25 चॉकलेट को अगर हम 3:2 में बांटने जाएं
ठीक है, तो कितना कितना मिलेगा बताओ मेरे को, 15 और 10, यानी सी को मिला 5, ए को मिला 15, बी को मिला 10। एम आई राइट? तो रेशियो क्या हो गया, 15:10:5, यानी 3:2:1 हो गया। समझ में आ रहा है ये सबको? ठीक है ना? तो 3:2:1 हो गया मेरा न्यू रेशियो। अब जो बात कर रहे हैं लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये चॉकलेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे नहीं करना है अपने को, ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि चॉकलेट के हिसाब से समझना थोड़ा इजी रहता है। सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग मतलब क्या हुआ, ए को पहले मिल रहा था 18 चॉकलेट, सी के आने की वजह से ए को मिल रहा है 15 चॉकलेट, तो ए ने कितना कुर्बानी दिया, 3 चॉकलेट का। कितना कुर्बानी दिया ए ने? 3 चॉकलेट का कुर्बानी दिया। वैसे ही बी ने कितना कुर्बानी दिया, बी को पहले मिल रहा था 12 चॉकलेट, अभी बी को कितना मिल रहा है, सिर्फ 10 चॉकलेट, तो बी ने कुर्बानी दिया 2 चॉकलेट का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? तो ये मैंने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं उसको इक्वेशन के मेथड से समझते हैं। देखो, ए और बी का रेशियो क्या था, 3:2। ए का शेयर वाज 3/5, बी का शेयर वाज 2/5। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज एडमिशन, यानी सी के एडमिशन के बाद क्या बचा, तो टोटल शेयर इज ऑलवेज टेकन एज 1। इस टोटल शेयर को हम लोग हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 में से 1/6 शेयर हमने पहले सी को दे दिया, तो हमारे लिए कितना बचा, 5/6। अब ये 5/6 जो रिमेनिंग है वो ए अपना हिस्सेदारी लेगा, यानी 3/5 इंटू 5/6, और बी क्या लेगा, 2/5 इंटू 5/6। तो ए का हुआ 15/30, बी का हो गया 10/30, और सी का 1/6 था, बेस सेम बनाने के लिए मैंने कर दिया 5/30। तो रेशियो हो गया 15:10:5, दैट इज 3:2:1। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर? अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए को पहले कितना मिल रहा था, 3/5, ए को आज कितना मिल रहा है, 3/6। देखो 3:2:1, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया, 3/6। ये तीनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो 3/5 ओल्ड रेशियो था, न्यू में ए को क्या मिला, 3/6, तो दोनों को माइनस किए तो बचा 3/30। बी को पहले मिल रहा था 2/5, आज बी को मिल रहा है 2/6, तो माइनस किए तो आया 2/30। तो ये लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेस तो सेम है तो कट जाएगा, तो रेशियो बचा 3:2, यानी न्यू रेशियो आ गया 3:2:1 एंड ओल्ड रेशियो आ गया 3:2। क्लियर है ये कैलकुलेशन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ प्लीज, हैंड रेस करके बताना कोई कंफ्यूजन होने से। ठीक है, केस 2 क्लियर हो गया ना सबको? तो केस 3 में अब आ रहे हैं। केस 3 क्या बोल रहा है, A:B 3:2 में बिजनेस कर रहा था, सी का शेयर 1/6 है एज यूजुअल, बट इस बार क्वेश्चन में चेंज किया है, सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 2:1। यानी लास्ट टाइम सी जो ए और बी से ले रहा था वो किस रेशियो में ले रहा था, इक्वली, यानी 1:1 में ले रहा था। इस बार सी जो ले रहा है ए और बी से किस में ले रहा है, 2:1 में ले रहा है। ठीक है, यानी वो चाहता है कि 1/6 का 2/3 हिस्सा ए दे और 1/3 हिस्सा बी दे। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ए का हिस्सा कितना था, 3/5, उसमें सी को वो कितना देगा, 2/3,